अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है आपका परिक्षिप्त, या हम इसे ही प्रकीर्ण बस्तियां या बिखरी हुई बस्तियों के नाम से जानते हैं। और इसे हम डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, या एकाकी बस्तियों के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि परिक्षिप्त, पहले हमने बात की थी सघन, और ये परिक्षिप्त या एकाकी कह रहे हैं या बिखरी हुई बस्तियां। तो जो सघन बस्तियां होती हैं, सघन ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं, उसके विपरीत हमें इनकी विशेषता देखने को मिलती है, जो परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं या बिखरी हुई बस्तियां होती हैं। ये सभी नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रक्षिप्त, प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्तियां, और इसे ही हम एकाकी बस्तियों के नाम से जानते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, या फिर हम इसे ही आइसोलेटेड सेटलमेंट या स्कैटर्ड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ सघन बस्तियों में हमें घर या आवास जो हैं वो बहुत पास पास सटे हुए रूप में देखने को मिलते थे, वहाँ हम परिक्षिप्त या प्रकीर्ण बस्तियों में ये देखेंगे कि यहाँ जो घर हैं वो दूर दूर या एकाकी, मतलब यहाँ पर एक घर बना है, उससे फिर और थोड़ी दूर पे जाएंगे तो हमें एक घर या आवास या मकान बना हुआ देखने को मिलेगा। ये हम अधिकतर ऐसे क्षेत्र में देख सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी ग्रामीण बस्ती होती है, बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ा गांव होता है, उसका जब विभाजन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से उस गांव का जो क्षेत्रफल है या उस गांव से बाहर की तरफ जो है वो अपना मकान या घर बनाकर निवास करने लगते हैं। हो सकता है वो उस गांव से किसी भी कारण से निष्कासित हों, या वहाँ पर जो जगह की कमी हो गई, क्षेत्र जो है वहाँ पर कमी पड़ जा रही हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सघन बस्तियाँ हैं। तो कारण ये भी हो सकता है कि स्थान के अभाव में वहाँ से लोग जो हैं उस गांव के बाहर की तरफ अपना घर या मकान बनाकर निवास करने लगते हैं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें ये एकाकी बस्तियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये बस्तियां जो हैं वो बड़े बड़े या हम ये कह सकते हैं कि बड़ा जो भूखंड होता है, जो जिसमें कृषि कार्य वो करते हैं, तो अपने खेत के पास ही वो एक घर बनाकर या मकान बनाकर वहाँ पर निवास करते हैं। जहाँ हमने सघन बस्तियों में देखा था कि इनमें सामाजिकता की भावना या आपसी सहयोग की भावना बहुत अधिक देखने को मिलती है, वहीं हम परिक्षिप्त या प्रकीर्ण बस्तियों में या एकाकी बस्तियों में देखेंगे कि इस भावना का जो है वो अभाव मिलता है। और कारण हमने ये भी कहा था कि लोग जो है वो एकांत जहाँ पर भी पसंद करते हैं, वो भी उस घनी बस्ती से बाहर की तरफ अपना मकान या घर बनाकर रहते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर घर जो हैं वो दूर दूर बने होते हैं। साथ ही इसकी जो दूसरी विशेषता होती है, हमने भी बात भी की थी कि एक जो उनका खेत होता है, तो बीच में मध्य भाग में जो है वो खेत होगा, और वहीं पर पास में वो अपना आवास बनाकर रहते हैं, मकान बनाकर रहते हैं। तो मध्य में इनके हमें कृषि क्षेत्र देखने को मिलेगा। कारण जो है हम फिर बात करते हैं कि सुरक्षात्मक यहाँ पर भी हो सकता है, कोई बाढ़ का कारण बार बार उस ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन जा रही है, या स्थान का अभाव है, या किसी विशेष जाति समुदाय को या कुछ जो घर के मेंबर में ही आपसी जो तनाव की स्थिति बनती है और उन्हें घर से निष्कासित कर दिया गया, तो भी वो उस गांव से बाहर की तरफ वाले क्षेत्र में अपने खेत में अपना मकान बनाकर निवास करने लगते हैं। तो ये कारण हो गए कि अगर हमें गांव के अंदर भी अनुपजाऊ भूमि देखने को मिल रही है और बाहर की तरफ भूमि जो है वो उपजाऊ है, तो वहाँ पर कृषि कार्य करने के उद्देश्य से भी कुछ लोग जो हैं वो गांव के बाहर की तरफ निवास करने लगते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस टाइप के जो बस्तियां हैं, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं, वो आपको भारत में कहाँ पर देखने को मिलेंगी। चाहे हम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं,
है ना, या हम मालवा के पठार में आ जाएं, मालवा पठार का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर देखें। पूर्वोत्तर राज्यों में हम देखेंगे तो असम के जो वन क्षेत्र हैं, घने वन आच्छादित जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। और हम केरल में भी, केरल के कुछ हिस्सों में जो है हमें यहाँ पर परिक्षिप्त टाइप की बस्तियां देखने को मिलेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में हमने भी बात की थी कि असम का जो वन क्षेत्र है उसके साथ ही साथ आपको मेघालय में, और हम जब उत्तरी हिस्से में आ जाए तो उत्तराखंड, ये सभी आपके हिमालय के पर्वतीय हिस्से के अंतर्गत ही आ जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की हम बात करें तो चाहे असम की हम बात कर रहे हैं, ये सभी जो हिमालय के पर्वतीय हिस्सों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जो है एकाकी बस्तियां, जहाँ पर ढाल के सहारे वो वहाँ पर सीढ़ी नुमा वो खेत बना लेते हैं और उन खेतों में ही उसके आसपास वो अपना घर या मकान बनाकर निवास करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है अर्धगुच्छित बस्तियाँ, या हम जिसे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम अपखंडित बस्तियां या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। ये जो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होता है, या हम ये कह रहे हैं सेमी क्लस्टर्ड, गुच्छित नहीं अर्धगुच्छित, मतलब ये बस्तियां जो हैं वो आपकी गुच्छित और प्रकीर्ण या बिखरी हुई जो हमने बस्तियों की बात की थी, इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। मतलब ना तो वो बहुत सघन होगी और ना ही इसमें एकाकी बस्तियों की जो विशेषता है वो देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर एक छोटे से रेखा चित्र के माध्यम से समझ भी पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक क्षेत्र में सघन बस्ती मिल रही है, उससे थोड़ी दूर पर जा रहे हैं तो थोड़ी कम सघन बस्तियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। मतलब वहाँ पर बसाहट जो है वो बहुत अधिक सघन नहीं है। तो ये ना तो बहुत सघन है और ना ही एकाकी बस्तियाँ। इसमें भी हम देखेंगे इसका जो निर्माण है या इसका विकास जो है ये भी किसी बहुत बड़े गांव के विभाजन या विखंडन के फलस्वरूप इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो अपने अस्तित्व में आती हैं। इसमें हम इस प्रकार की बस्तियों की विशेषता में देखेंगे कि इसमें गांव के मुखिया का जो घर होता है वो गांव के केंद्र में होता है और बाकी जो अन्य कार्य करने वाले हैं या निम्न जाति के लोग हैं वो इससे गांव के बाहर की तरफ जो है निवास करते हैं या उनके मकान बने होते हैं। हम इसकी एक और विशेषता देख लेते हैं कि सेमी क्लस्टर्ड तो है, मतलब जहाँ बहुत सघन हुई और हमने कहा कि विखंडन हुआ या कुछ लोगों को स्थान के भाव में बाहर की तरफ भेजा गया, तो वो लोग जो हैं उसी बस्ती से लगे हुए क्षेत्र में अपने मकान या घर का निर्माण करते हैं। तो इसमें बहुत सघन बसाहट भी नहीं होती है और ना ही ये एकाकी रूप में मिलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कारण क्या है। कारण जाति या धर्म की संरचना, जहाँ पर इसे विशेष महत्व दिया जाता है कि भाई लोग कोई गांव बहुत बड़ा गांव है और बोलेंगे कि इस जाति के समुदाय के लोग एक अपना अलग क्षेत्र में जो है अपने मकान बनाकर उसी भाग में निवास करेंगे। है वो उसी गांव का हिस्सा, उसी गांव के क्षेत्रफल के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन उन लोगों के घर जो हैं उस बस्ती से थोड़ी दूर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये विशेषता हमें इस बस्तियों में, या हम ये कह रहे हैं अर्धगुच्छित बस्तियों में, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में देखने को मिलेगी। अब हम अपने भारत की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि गंगा और घाघरा नदी का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा घाघरा दोआब के क्षेत्र में हमें इस प्रकार की बस्तियां जो है वो बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भी हम देखेंगे कि जो दून घाटी है, हिमालय की जो दून घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की बस्तियाँ मिलती हैं। साथ ही जो नहरी क्षेत्र होते हैं या बंगाल का जो डेल्टाई हिस्सा है, डेल्टाई भूभाग है, वहाँ पर भी इन बस्तियों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। और सबसे अधिक हम देखेंगे कि
कि जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है वो आपके गुजरात के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। ये जो जितनी भी बस्तियां हमने ग्रामीण बस्तियां देखी, इसमें जो सबसे छोटे आकार की बस्ती होती है इसके विषय में हम बात करते हैं। इसे हम संयुक्त बस्तियां या कंपोजिट सेटलमेंट भी कहते हैं और इसे ही हम पल्ली या हैमलेट के नाम से जानते हैं, पल्ली या हैमलेट। अब इन छोटी आकार की जो बस्तियां हैं इसके बहुत से स्थानीय नाम हैं और ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके अन्य नाम हैं आपके, इसे को पन्ना कहा जाता है, पाड़ा कहा जाता है, पाली कहा जाता है, नगला और ढाणी। राजस्थान में विशेष रूप से इसे ढाणी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो इसके स्थानीय नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इस छोटे छोटे जो पूर्वा या छोटी आकार की जो बस्तियां हैं उसे उस पर्टिकुलर नाम से उन क्षेत्रों में जाना जाता है। ये जो बस्तियां हैं ये एक मुख्य जो गांव होता है उस मुख्य गांव का छोटा आकार या हम ये कहें उसके विभाजन के फलस्वरूप उसके आसपास के ही क्षेत्र में जो छोटी बस्ती विकसित हो जाती है इसे ही हम पूर्वा, हैमलेट, पल्ली या अन्य जो हमने अभी नाम देखे स्थानीय नाम उनके नाम से जानते हैं। और इनके बनने का भी जो कारण है वो एक मुख्य बस्ती की सघन बसाहट, जिससे स्थान का अभाव या जातिगत जो संरचना होती है या हम ये कहें किसी विशेष जाति समुदाय के आधार पर, जाति या धर्म के आधार पर भी विभाजन के फलस्वरूप ये इस प्रकार की जो छोटी बस्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत के गंगा का जो मध्यवर्ती, पूरे गंगा का मध्यवर्ती और उसका निचला मैदान, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ विकसित देखने को मिलती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की बस्तियाँ जो हैं वो विकसित हैं। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में हमें हैमलेट या पूर्वा प्रकार की जो बस्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इन सभी के अतिरिक्त हमारे भारत में जनसंख्या के आधार पर भी जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर हम इनके प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आपका, जहाँ पर जिन बस्तियों में 500 से कम जनसंख्या मिलती है तो ये छोटे आकार के गांव कहलाते हैं। यहाँ पर हम अगर पूरे भारत में देखें तो भारत के जो 55% गांव हैं, 55% जो गांव हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पूरे भारत के हर क्षेत्र में इस छोटी जनसंख्या, हम कहें कि कम जनसंख्या या छोटे आकार के जो गांव हैं वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। साथ ही जो पहाड़ी और पठारी हिस्से हैं, हमने कहा जहाँ पर भी थोड़ा पहाड़ों को काटकर, पठारी क्षेत्रों को काटकर समतल भूमि अपने रहने लायक बना लिया जाता है, तो कुछ बिखरे हुए रूप में बहुत थोड़ी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो विशेषकर ये पठारी और पहाड़ी भागों में, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। साथ ही मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी हमें इस प्रकार के छोटे आकार के गांव जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा जो विभाजन है, 500 से 2000 तक की जनसंख्या जिन गांवों में मिलती है उसे हम मध्यम आकार के गांव के अंतर्गत रखते हैं और यहाँ पर जनसंख्या 500 से 2000 के मध्य निवास करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि देश की जो जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या है उसका 47% जो भाग है वो इस प्रकार के गांवों में निवास करता है। ये कहाँ पर मिलते हैं?
तो पंजाब है, हरियाणा है, साथ ही उत्तर प्रदेश है और असम और कर्नाटक। इन सभी हिस्सों में, या हम ये कहें इन राज्यों में, हमें ये मध्यम आकार के जो गांव हैं वो देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है, हम इन्हें वृहद आकार के गांव भी कह सकते हैं। और वृहद आकार के गांव या बड़े आकार के गांव कौन से होंगे? जहां पर जनसंख्या जो है वो लगभग 2000 से अधिक जनसंख्या जिन गांवों में निवास करती है। हम पूरे भारत की ग्रामीण जनसंख्या को लें तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या का 37% हिस्सा या भाग जो है वो इन बड़े आकार के गांवों में निवास करता है। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो ये हमें तमिलनाडु, केरल, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और हरियाणा में हमें इस प्रकार के गांव जो हैं वो सर्वाधिक मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के आधार पर गांवों का विभाजन। अब जो भी ग्रामीण बस्तियां विकसित होती हैं वो उनका कुछ प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप ऐसे कि जो बस्तियां विकसित हो रही हैं उनकी एक आकृति बनेगी, और वो आकृति किस आधार पर बनती है? वहाँ पर कोई सड़क है या नहरें हैं, वो कोई झील या जलाशय, किसी भी प्रकार का मतलब तालाब हो सकता है, या किसी मार्गों के सहारे वो विकसित हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कोई जलाशय, झील, तालाब या सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नदियों के सहारे विकसित होता है। और ये जो तत्व हैं, ये जो कारक हैं, उसके प्रतिरूप पर प्रभाव डालते हैं, जिसके आधार पर उस गांव या ग्रामीण बस्तियों की जो आकृति है वो निर्मित होती है। तो हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों के विषय में। तो हम प्रतिरूपों के विषय में बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, पहला प्रतिरूप है रैखिक प्रतिरूप, या हम जिसे लीनियर पैटर्न भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर सामने आपको एक चित्र के माध्यम से भी इस प्रतिरूप को समझाया गया है। और जब आप अपने बोर्ड परीक्षा में इसके उत्तर लिखेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब आप इसके उत्तर लिखेंगे तो आपको इन प्रतिरूपों की विशेषताओं के साथ साथ इन्हें डायग्राम बनाकर समझाना होगा। तो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो पहला हम देख रहे हैं लीनियर या रैखिक प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं। ये प्रतिरूप हमें किसी भी ग्रामीण बस्ती जो विकसित हो रही है वो उस जहाँ पर ऐसे क्षेत्र में विकसित होगी कि वहाँ पर से नहर गई है, या बीच से कोई सड़क मार्ग गया हो, या नदी के किनारे दोनों छोरों पर समानांतर जब कोई बस्ती विकसित होती है सघन रूप में, तो हम इसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसका पैटर्न किस प्रकार का होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रतिरूप है ये आपको केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं, केरल का जितना जो तटीय क्षेत्र है, चूँकि वहाँ पर हमें उपजाऊ भूभाग देखने को मिल रहा है, तो इस तटीय क्षेत्र में अपने भारत के हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। और यदि हम अपने छत्तीसगढ़ में बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में नदी के सहारे इस प्रतिरूप में ग्रामीण अधिवास जो है वो सबसे अधिक विकसित देखने को मिलते हैं। अब दूसरा है आपका चौका पट्टी प्रतिरूप, या जिसे हम चेकर बोर्ड पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये मैदानी भागों में जहाँ पर भी जो कोई मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर कोई दो सड़कें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है। और हम ये कहें कि जो दो सड़कें समकोण पर काट रही हैं, तो इसके चारों शाखाओं पर, चारों हिस्से में जो है वो अधिवास बना लिए जाते हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे किनारे जहाँ पर भी जो जितनी सड़कें जिधर से जा रही हैं, जिस हिस्से की तरफ या जिन दिशाओं की तरफ, तो उन सभी शाखाओं के सहारे जो बस्तियां हैं वो विकसित हो जाती हैं और ये चेकर बोर्ड पैटर्न का निर्माण होता है।
अब हम ये देखते हैं कि भारत का जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वहाँ पर हमें ये चौका पट्टी प्रतिरूप या चेकर बोर्ड पैटर्न जो है वो अधिक या सबसे अधिक रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रतिरूप का अधिक विकास हुआ है। फिर हम तीसरा बात करते हैं अरीय प्रतिरूप, या जिसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि अरीय प्रतिरूप, यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जिन बस्तियों में उस से केंद्र से, बस्ती के केंद्र से अलग अलग दिशाओं की तरफ, हम यहाँ देख रहे हैं ना, अलग अलग दिशाओं की तरफ जो है वो मार्ग जा रहे होंगे, या अलग अलग दिशाओं से किसी केंद्र की तरफ जो है मार्ग आकर मिलते हैं, तो इस रेडियल पैटर्न का निर्माण होता है, जिसे हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और ये गांव के जो हम अधिकतर देखेंगे, गांव का जो मुख्य चौराहा होता है, वहाँ से जो मार्ग निकलते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक जो मकान या घर जो है बना लिए जाते हैं, और इस प्रकार की ग्रामीण बस्ती का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में लगभग सभी जगह में इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप या ट्रायंगुलर पैटर्न, जिसे हम कहते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न हम यहाँ पर डायग्राम या चित्र के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, जहाँ पर जो दो नदियाँ या कोई भी दो सड़क मार्ग इस प्रकार आकर एक दूसरे से मिल जा रही है, तो वो क्या करती है, एक त्रिभुज का निर्माण करती है। और जब इन त्रिभुज की सभी भुजाओं के सहारे मकान या घर, या हम ये कहें कि जो बस्तियां हैं वो विकसित हो जाती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इसमें जो खुली हुई भूमि है, जहाँ पर नहीं मिल रहे, जिस भुजा के आधार पर जो भूमि खुली हुई रूप में मिलती है, उधर ही इस क्षेत्र में बस्तियों का अधिक विकास होता है।